नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुख्तार की जान जाने पर घिरी बीजेपी की इनकम टैक्स के नोटिस पर कांग्रेस के सवाल की। बात करेंगे महागठबंधन के दलों में बिहार में सीट बंटवारे के केजरीवाल पर भारत से यूएन तक घिरी मोदी सरकार की। जानेंगे राहुल गांधी ने ईडी और आईटी के साथ कैसे मोदी सरकार की बढ़ा दी है चिंता। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। चुनाव आयोग को सी विजिल ऐप पर चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 79,000 से ज्यादा मिली शिकायतें। आयोग का दावा 99% का हुआ समाधान। टीएमसी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन, कहा सोरेन केजरीवाल के बाद केंद्र का निशाना बंगाल। टीएमसी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लगाए आरोप। और गुजरात में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, केंद्रीय मंत्रियों और गुजरात से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ बड़ा आक्रोश, टिकट बदलने की मांग पर अड़ा क्षत्रिय समाज। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी को गुरुवार रात को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी जान चली गई। मुख्तार की जान जाने की खबर के बाद से ही विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। शुक्रवार को 3 डॉक्टर्स के पैनल सहित 5 लोगों की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में जान जाने का कारण हार्ट अटैक बताया गया। मुख्तार को शनिवार को गाजीपुर के कालीबाग में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। इसी बीच मुख्तार के बेटे उमर ने बांदा डीएम को पत्र लिखा है, मांग की है कि पिता मुख्तार का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। हमें बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। तो दूसरी तरफ पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश सीजीएम ने जारी कर दिए हैं। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने दावा किया है कि उनके पिता को जेल में जहर दिया गया है। वे बहुत बीमार हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, गिर पड़ रहे थे, पेशी तक पर नहीं जा पा रहे थे। उमर ने अपने पिता से अंतिम समय पर हुई बातचीत का हवाला भी दिया। इस बीच विपक्ष ने भी इस पूरे मामले में बीजेपी सरकार को घेर लिया है और प्रदेश की कानून और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। मुख्तार के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की है। इस मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। साफ है, चुनावों के समय मुख्तार की जान जाने का मामला अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता दिख रहा है। मुख्तार मामले ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं तो आयकर विभाग की कांग्रेस के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर क्यों आयकर विभाग को विपक्षी दल ही दिखाई दे रहे हैं। गड़बड़ तो बीजेपी के चंदे में है और उसे नोटिस मिलना चाहिए। और क्या कहा कांग्रेस ने, देखिए ये रिपोर्ट। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जहां चुनाव प्रचार में लगे हैं तो वहीं मोदी सरकार लगातार विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है। ईडी के निशाने पर आप है तो आयकर विभाग के निशाने पर कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। वहीं नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने भी टैक्स वायलेशन किया है। पिछले 7 सालों में उस पर 4600 करोड़ रुपए का बकाया है। विभाग को इसे भी वसूलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने दावा किया है कि 2017-18 में हमारे 14 लाख रुपए के वायलेशन के ऊपर भाजपा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के बैंक खाते से छीन कर ले गए। 2017-18 में ही भाजपा को 1297 लोगों ने करीब 42 करोड़ रुपए का चंदा दिया, लेकिन भाजपा ने इन लोगों का सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया। इसके अंदर नाम और पता दोनों जानकारी देनी होती है। इनकम टैक्स ने इस वायलेशन पर अपने आप पर पट्टी लगा ली है, लेकिन हमारे 23 सांसदों और विधायकों ने जो 14 लाख कैश दिए
उसके बेस पर हमारे 135 करोड़ रुपए छीन कर ले गए, जबकि हमने इनमें नाम पता सब कुछ बताया। माकन ने कहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे, यानी 1993-94 के नोटिस हमें भेजे जा रहे हैं। हमें 53.9 करोड़ का डिमांड भेजा गया है। इस तरह से पिछले 5 साल और 3 साल का डिमांड और बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की है। ये कहाँ का लेवल प्लेइंग फील्ड है? अगर नियम सबके लिए बराबर है तो भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की डिमांड जारी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस पर तो आईटी, ईडी, सीबीआई सभी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी के खिलाफ भी ये जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। कांग्रेस के सवालों से बीजेपी मुश्किल में है तो इंडिया गठबंधन उसकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारों का ऐलान कर दिया गया है, तो किस दल के हिस्से में आई कितनी सीटें, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ केजरीवाल के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता देख बीजेपी पहले से ही परेशान थी और अब बिहार में भी विपक्ष के गठबंधन में सीटों के बंटवारे ने उसकी परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। शुक्रवार को पटना में आरजेडी ऑफिस में महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले के पास आरा, काराकाट, नालंदा मिलाकर 3 सीटें सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, महाराजगंज की सीटें आई हैं और बची हुई सभी 26 सीटें आरजेडी के पाले में गई हैं। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि लेफ्ट ने अलग होकर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में असहमति को लेकर विपक्ष पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस ऐलान के बाद सारी कोशिशें नाकामयाब होती नजर आ रही हैं। जबकि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बिहार में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए तैयार नजर आ रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले से ही विपक्षी गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और इंडिया में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और कमजोर दिखाई दे रही है। तो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से भी बीजेपी फंसती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला तो यूएन तक पहुंच गया है, तो आपने भी मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का शोर देश विदेश में गूंज रहा है। एक तरफ देश भर में इस गिरफ्तारी का विरोध देखा जा सकता है, तो दूसरी तरफ विश्व स्तर पर इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते दिन कोर्ट ने ईडी की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आप की तरफ से कैंपेन लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान लॉन्च किया है। सुनीता केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर 8297324624 दे रही हूँ। आप इस पर मैसेज भेजकर अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जनता से कहा, आपने अरविंद केजरीवाल को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या आप इस लड़ाई में अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और अब ये लड़ाई देश की सीमाओं को पार कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत में होने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान कर सकेगा। अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित है। इसके पहले अमेरिका और जर्मनी ने भी मामले में अपनी टिप्पणी की है। अमेरिका ने भारत के विरोध जताने के बावजूद 2 बार मामले में बयान दिया है। इन देशों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत के लोकतंत्र और न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए टिप्पणी की थी। अमेरिका ने चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोपों पर भी बयान दिया है। विश्व स्तर पर हो रही इन चर्चाओं ने देश के लोकतंत्र को कटघरे में ला दिया है
और अब मोदी सरकार को मामले में जवाब देना बेहद जरूरी होता जा रहा है। मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है, उसका हर दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी का सबसे बड़ा सहारा केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लंबे वक्त से लगते आ रहे हैं और अब ये आरोप गंभीर होते जा रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज बुलंद होती जा रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल ने साफ कर दिया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हर बात का हिसाब होगा। वैसे इस समय मोदी सरकार में भी हिसाब किताब हो रहा है। जो विपक्षी नेता बीजेपी के साथ आ रहे हैं वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में क्लीन हो रहे हैं। 8 महीने पहले एनसीपी एनडीए में शामिल हुए और अब एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल पर लगा एक बड़ा दाग धुल गया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगातार लगते आए हैं और अब एक बार फिर इन आरोपों का सिलसिला तेज हो गया है। इस बार विपक्ष ने तथ्यों के साथ मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। दरअसल एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को खारिज करते हुए सीबीआई ने उनके खिलाफ दर्ज केस बंद कर दिया है, जिसके बाद मामले में विवाद तेज हो गया है। 15वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल 2009 से 2014 तक था, उस दौरान प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में उड्डयन मंत्री थे, जब एयर इंडिया मर्जर घोटाले मामले में उन्हें संदिग्ध करार देते हुए सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों पर अनियमितताओं का आरोप लगा था। 2019 मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने विशेष अदालत में बताया था कि प्रफुल्ल पटेल इस घोटाले में आरोपी दीपक तलवार के करीबी थे और केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान उन्होंने आरोपी को फायदे भी पहुंचाए थे। लेकिन अब सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बीते साल जुलाई 2023 में प्रफुल्ल पटेल एनसीपी नेता के तौर पर अजित पवार के साथ ही एनडीए में शामिल हो गए थे और इसके 8 महीने बाद ही सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इस फैसले को लेकर अब विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रफुल्ल पटेल की पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी की वॉशिंग मशीन। विपक्ष पहले से आरोप लगाते आया है कि मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है और जब वह भी भ्रष्टाचार में आरोपी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर लगे सारे आरोप साफ हो जाते हैं, सारे मामले खारिज हो जाते हैं। और ऐसे में प्रफुल्ल पटेल के ताजे मामले ने विपक्ष के आरोपों को और मजबूत कर दिया है। बीजेपी ने जिस मुद्दे को लेकर संसद ठप कर दी थी, अब सीबीआई के पास उस घोटाले का कोई सबूत नहीं है। पटेल भी अब बीजेपी के खास हैं। इस बीच वकीलों के एक गुट ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी। इस मामले को पीएम मोदी ने भी उठाया था और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर पीएम मोदी को करारा जवाब दिया है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की न्यायपालिका संकट में है और इसे बचाने की जरूरत है। बीते दिन 500 से भी अधिक वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी और उसमें इन सभी बातों पर चिंता जताई, जिसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा जवाब दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मूल तौर पर 4 सवाल किए हैं। खड़गे ने पत्र में पीएम मोदी को नसीहत देते हुए लिखा
कि देश के प्रधानमंत्री को देश की न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। हालांकि आप भारतीय संस्थानों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और आपके शासन द्वारा लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ चेतावनी क्यों दी? आपकी सरकार ने एक जज को राज्यसभा के लिए नामांकित क्यों किया? पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी ने हाई कोर्ट के एक पूर्व जज को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए क्यों नामांकित किया है? आपने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) का गठन क्यों किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया था? इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि पीएम मोदी भारत के ये संस्थान जनता की संपत्ति हैं और आप उनकी शक्तियां छीनने और हमारे देश को कमजोर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने देश के इन संस्थानों का निर्माण भी किया और पोषण भी किया। इसके लिए हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान तक गंवाई है। हम आपसे ये संस्थाएं वापस लेंगे और जनता को सौंप देंगे। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले नितिन गडकरी, जिनका नाम बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आखिर डाल दिया है, बड़ा जोखिम वाला काम है। क्योंकि अगर नितिन गडकरी जी ने अपने भाषण के अंदर यही बात फिर से कह दी कि देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, चिकित्सा नहीं है, स्कूल नहीं है, वगैरह वगैरह, तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।